वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बिल्डिंग बायलॉज के पार्ट 3 वीडियो में। अगर आपने पहले 2 वीडियो में इसके पहले बना चुका हूँ बिल्डिंग बायलॉज टॉपिक पे, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अब हम यहाँ लास्ट तीसरे पार्ट में हैं, पार्ट 3। तो अभी तक हमने देख लिया कि बिल्डिंग बायलॉज क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से कुछ डेफिनेशंस देख ली हमने, और ओपन स्पेस के लिए आगे फ्रंटेज के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए, इन चीज़ों को हमने देख लिया। अब आज के लेक्चर में अब इसी तरह से कुछ टेबल्स और दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से बायलॉज को मेंटेन किया जाता है। तो कुछ अब ओपन स्पेस के लिए कुछ और रूल हैं। ये सब कुछ ओपन स्पेस के लिए, ओपन स्पेस मतलब सराउंडिंग में जो स्पेस छूटेगा। तो फ्रंटेज हो गया। अब ये था हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग के टाइप के हिसाब से। ये टेबल जो है मेरी वो स्ट्रीट कि अगर मेरा आगे का स्ट्रीट है, ठीक है, ये फ्रंट ओपन स्पेस के लिए फ्रंट में कितना सेटबैक छोड़ा जाए इसके लिए ये वाली टेबल है, ठीक है। तो विड्थ ऑफ स्ट्रीट फ्रंटिंग द प्लॉट, तो मेरा अगर प्लॉट के सामने अगर ये मेरा प्लॉट है और उसके आगे की जो रोड की विड्थ है, जो मेरा स्ट्रीट या रोड की विड्थ है, तो उसके आधार पे आपको कितना, तो अगर 7.5 मीटर की है तो आपको कितना फ्रंटेज देने की जरूरत है आगे, 1.5 मीटर की। 7.5 से 18 मीटर है तो 3 मीटर की, एंड सो ऑन, ठीक है। अब साइड एंड रियर ओपन स्पेस, जो आपका फ्रंट है ओपन स्पेस प्रोवाइड करना है। फ्रंट सेटबैक कैसे डिसाइड हुआ कि मेरी रोड कितने की जा रही है, उससे डिसाइड हुआ, है ना। बिल्डिंग के प्लॉट के फ्रंट से कितने मीटर की रोड जा रही है उससे डिसाइड हुआ। साइड और रियर ओपन स्पेस कैसे डिसाइड होगा, उसका ये जो टेबल है हाइट ऑफ बिल्डिंग से। अगर 10 मीटर तक हाइट है मेरी बिल्डिंग की, 10 मीटर तक, तो 3 मीटर का आपको साइड एंड रियर सेटबैक प्रोवाइड करना पड़ेगा। 15 मीटर है तो 5 मीटर, 18 मीटर है तो 6 मीटर, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जब आपको कोई प्लॉट दिया जाता है और उस पर काम करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायलॉज के थ्रू जाके सेटबैक डिसाइड करते हैं कि भाई फ्रंट में कितना, सपोज की फ्रंट वाला एरिया है, ठीक है, बैक में कितना और साइड्स में कितना, और फिर ये जो बचा हुआ पोर्शन है मेरा, ये उस पर मैं सोचूंगा कि यहाँ पर मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। बाकी का ये जो छूट गया मेरा सेटबैक्स में, वो एरिया पे मैं कोई भी मेरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम जब बिल्डिंग बायलॉज की डिटेल में जाते हैं हायर क्लासेस में, तब उन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल और ये होगी आपकी। फिर कुछ इंटीरियर स्पेस की रिक्वायरमेंट कि इनर कोर्टयार्ड इतना होना चाहिए, वेंटिलेशन शाफ्ट जनरली आउटर पे ही होता है बायलॉज का, लेकिन कुछ हमारे इंटरनल चीज़ों को भी बायलॉज हमारे मेंटेन करके रखते हैं। तो बेसिकली आप बायलॉज का जब आंसर लिखें तो ये स्पेसिफाई ना कर दें कि एक्सटीरियर स्पेस के लिए होता है या इंटीरियर के लिए, दोनों के लिए होता है। वेंटिलेशन शाफ्ट है अगर, तो 10 मीटर तक की अगर हाइट की आपकी बिल्डिंग है तो आपको वेंटिलेशन शाफ्ट 0.9 मीटर तक की प्रोवाइड करनी है। फिर कुछ रूम्स के, है ना, रूम के बारे में हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लान की उस समय भी देखा है कि जैसे कि बेडरूम, लिविंग रूम, ये सब हैबिटेबल रूम में आते हैं, तो 9.5 स्क्वायर मीटर तक का तो आपको प्रोवाइड करना ही है। जब आप कुछ स्टूडेंट्स ने 2.5 बाय 3.5 मीटर का प्रोवाइड कर दिया था रूम, तो मैंने उनको चेंज करवाया था, बिकॉज आपको कम से कम 9.5 मीटर तक का तो स्क्वायर मीटर तक का क्या करना है, हमारा रूम को मेंटेन करके रखना है। फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, लो इनकम ग्रुप के लिए आ गया तो थोड़ा कम कर दिया, ये वो सारी चीज़ें अलग होगी। फिर किचन 5 स्क्वायर मीटर, बाथरूम, वाटर क्लोजेट, स्टोर रूम, गैरेज, स्टेयरकेस, इन सब के कुछ साइज को, इंटीरियर स्पेस को मेंटेन करने के लिए हमारे बायलॉज में दे रखा है। ये गाइडलाइंस हैं या फिर लॉज बोल सकते हो आप। अब कुछ चीज़ें और आ रही हैं, फ्लोर एरिया रेशियो की बात आ रही है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए क्या है। लाइटिंग वेंटिलेशन के लिए क्या है हमारा, ये हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग
एस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, ये वाला टॉपिक जब किया था तब भी इन चीज़ों को कर चुके थे। और क्या रूल है कि ड्राई हॉट क्लाइमेट में क्या होना चाहिए, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग का मिनिमम एरिया 1/10 ऑफ फ्लोर एरिया, वेट हॉट क्लाइमेट के लिए 1/6 ऑफ फ्लोर एरिया, इंटरमीडिएट के लिए 1/8 और कोल्ड में 1/12। और आपको जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको बहुत फास्ट ले रहा हूँ मैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा हो चुका है ये चीज़ क्लासरूम में। तो डोर ओपनिंग है वो काउंट नहीं होगी इसमें। डोर ओपनिंग को छोड़ के आपका विंडोज और वेंटिलेशन जो आपने प्रोवाइड किए हैं उनकी एरिया, फ्लोर एरिया के 1/10 ड्राई हॉट क्लाइमेट में होनी चाहिए, 1/6 वेट हॉट क्लाइमेट में होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, बिल्डिंग बायोलॉजी में कुछ एक आधी टेबल ध्यान में रख के एग्जाम्पल दे देना है। अगर आपको स्पेसिफिकली ना पूछे इस चीज़ के लिए बताओ कि इंटीरियर ओपन स्पेस के लिए बताओ, या फिर आप सेटबैक बताओ, बिल्डिंग का फ्रंट सेटबैक बताओ या रियर सेटबैक बताओ, तो आपको अगर स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, जनरल चीज़ में आप लिखना चाह रहे हो तो आप कोई भी एक टेबल एग्जाम में दे सकते हो कि इस तरीके से मेरे बायलॉज होते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी लेवल पे, सेकंड ईयर के लेवल पे उतना आंसर चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे ये चीज़ भी स्पेसिफाई करोगे कि बिल्डिंग बायलॉज क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक आधी टेबल देख देना भी सफिशिएंट है। अब फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले आप ये 3 डेफिनेशन देख लो। कारपेट एरिया क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग में एरिया इनक्लोज विद इन द वॉल, ठीक है, मतलब कि वो एरिया जिस पे आप कारपेट बिछा सकते हो, सीधे सीधे भाषा में बोला जाए तो जिस पे आप कारपेट बिछा सकते हो वो मेरा कारपेट एरिया है। तो उसमें मेरा थिकनेस ऑफ वॉल नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेकंड डेफिनेशन आ जाती है बिल्टअप एरिया क्या है, उसको हम लोग प्लिंथ एरिया भी बोल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मेरा कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ आउटर वॉल एंड द बालकनी। अब यहाँ पर भी आउटर वॉल है, ठीक है, कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ द आउटर वॉल और बालकनी को भी आपने काउंट कर दिया, ये मेरा है बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया इज द बिल्टअप एरिया प्लस जो मेरे कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया क्या थे, कॉमन एरिया मतलब वो जिसपे मैंने कारपेट नहीं प्रोवाइड की थी, कारपेट नहीं बिछा सकता, जैसे कि लॉबी है। अब ये मत बोल देना कि लॉबी में मैं चाहूँ तो कारपेट प्रोवाइड कर सकता हूँ, लॉबी में कारपेट प्रोवाइड नहीं करते। लिफ्ट की शाफ्ट हो गई, स्टेयर्स हो गए, उन सभी चीज़ों पे हम लोगों ने पहले हमारे बिल्टअप एरिया में वो काउंट नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्टअप एरिया क्या था, मेरा कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ आउटर वॉल। तो बाकी का जो बचा हुआ एरिया है उनको भी जब आप बिल्टअप एरिया में ऐड कर देते हो, वो जो भी कॉमन एरिया है, तो मेरा क्या हो जाता है, क्या बन के आता है, सुपर बिल्टअप एरिया। तो समटाइम्स इट मे आल्सो इंक्लूड कॉमन एरिया सच एज स्विमिंग पूल, गार्डन, क्लब हाउस। तो बेसिकली सुपर बिल्टअप एरिया टर्म को हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिल्टअप एरिया और कुछ जगहों पे कारपेट एरिया, ठीक है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल है इसकी डेफिनेशन सुपर बिल्टअप एरिया की, क्या एरिया लेना, कौन सा एरिया लेना, कौन सा नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फ्लोर एरिया रेशियो पे। अब फ्लोर एरिया रेशियो क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस, अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा। फ्लोर एरिया रेशियो है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। अब FAR को हम FSI भी बोला जाता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FAR का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोर एरिया रेशियो। तो ये क्या करता है, तो FAR क्या करेगा और ये किस आधार पर डिसाइड होता है। तो FAR जनरली जो अगर कुछ टाउन्स हैं, जैसे हम देख लें हमारा बांसवाड़ा, तो यहाँ पे FAR फिक्स है। ऐसा नहीं कि बांसवाड़ा के आपके जो जैसे कि गांधी मूर्ति वाला एरिया है वहाँ पे FAR अलग, और जैसे कि महाराणा प्रताप सर्कल है वहाँ का FAR अलग, इस तरह से नहीं है ना। इवन उदयपुर में भी मोस्टली रिसेंटली अभी तक FAR फिक्स है कि पूरे शहर का FAR इतना, कुछ एक्सेप्शनल एरिया है उनको छोड़ के। लेकिन कोई बड़े बड़े जो शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, वहाँ पे क्या है, मेरा मेट्रोपॉलिटन एरिया में FAR एरिया वाइज चेंज होता रहता है, ठीक है। तो या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंस वाला एरिया है, जैसे कि अगर हम देखें सूरत को आप मेट्रोपॉलिटन नहीं बोलोगे, लेकिन वहाँ पर भी
आउटर एरिया में अलग एफएआर चल रहा है, अंदर थोड़ा अलग एफएआर चल रहा है, तो किस आधार पे डिसाइड होता है एफएआर? ऑक्यूपेंसी किसी भी बिल्डिंग का, ऑक्यूपेंसी क्लास, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, विड्थ ऑफ स्ट्रेट कितनी है, लोकेलिटी कि कहाँ पर मेरा बिल्डिंग प्रपोज्ड है, कि ओल्ड एरिया में है, कि जो मेरा अभी ऑलरेडी जहाँ पे मेरी डेंसिटी है, पब्लिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, या मेन जो मेरा अभी शहर जहाँ पे है वहाँ पे है, या फिर आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है, पार्किंग फैसिलिटीज। फिर एफएआर डिसाइड करने में जो मेरा फायर फाइटिंग फैसिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल क्या करता है, बहुत बड़ा रोल है उसका, कि किसी भी पर्टिकुलर नगर परिषद में या फिर अर्बन बॉडीज के पास में फायर फाइटिंग फैसिलिटीज कितनी है, उससे भी आपका एफएआर डिसाइड होता है। मैं एफएआर पे एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि जनरल होगा, उसमें आपको ये एफएआर किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है और किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, शायद से मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एफएआर को स्पेसिफाई करने के लिए, अब आपको डिसाइड करना है कि 2 एफएआर रखना है कि 3 एफएआर रखना है, तो उसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब एफएआर का मतलब क्या है? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ वॉर्ड फ्लोर्स अपॉन प्लॉट एरिया। तो सपोज ये आप बाद में पढ़ लेना इन चीज़ को। एफएआर जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1 से 2 के बीच में होता है, और ये क्या करता है, हाइट और नंबर ऑफ स्टोरे को रेस्ट्रिक्ट करता है कि कितने स्टोरे हम हमारे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको रफ में लेके बताता हूँ। तो कैसे बिल्डिंग की हाइट को डिसाइड करेगा एफएआर की? सपोज मेरे पास एक 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया है और 2 मीटर मेरी क्या है, एफएआर, सॉरी 2 मीटर नहीं, एफएआर का कोई यूनिट नहीं होता, 2 मेरी एफएआर है। तो 300 रफ में देख लेते हैं कि मेरा ये कोई प्लॉट एरिया है जो कि मेरा 300 स्क्वायर मीटर का मेरा प्लॉट एरिया है और 2 मीटर की मेरी एफएआर है। तो एफएआर, तो इसका मतलब क्या हुआ एफएआर की डेफिनेशन से कि टोटल कवर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर आपका कितने तक जा सकता है, 2 इंटू 300, मतलब टोटल बिल्टअप एरिया में कितना ले सकता हूँ, 600 मीटर। अब इसमें मैं छोटे छोटे करेक्शन की, लॉबी हटाना है, ये हटाना है, वो हटाना है, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम लोग समझने के लिए, अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे समझ रहे हैं। तो टोटल प्लॉट एरिया 300 था, फ्लोर एरिया रेशो मेरा आया 2 है, तो 2 इंटू 300 600 मीटर तक का मैं टोटल बिल्टअप एरिया रख सकता हूँ। और फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे सेटबैक का भी ध्यान रखना है, तो मैंने क्या किए, इस तरीके से चारों तरफ के सेटबैक माइनस कर लिए या मार्क कर लिए। तो अब अंदर का ये जो एरिया है उतना ही ग्राउंड फ्लोर पे मैं कवर कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप टोटल बिल्टअप एरिया कितना प्रोवाइड कर सकते हो, 600 स्क्वायर मीटर, और मैंने सेटबैक सब काउंट कर लिए। उसके बाद में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे प्लॉट एरिया कितना था, 300 स्क्वायर मीटर। तो अब मेरा ये जो बचा अंदर का हैचिंग, वो सपोज कि 150 रूल मेरा क्या कह रहा है, सेटबैक वगैरह लगाने के बाद कि 150 स्क्वायर मीटर ही मैं ग्राउंड फ्लोर पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन आपके एफएसआई या एफएआर आपको क्या छूट दे रहा है, आप 600 मीटर तक जा सकते हो। तो ग्राउंड फ्लोर का 150, 600 डिवाइड बाय 150 किया, तो मतलब क्या हुआ कि, और मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना एरिया मैं ग्राउंड फ्लोर पे कवर करूंगा उतना ऊपर के फ्लोर पे भी करूंगा, तो मैक्सिमम मैं कितने फ्लोर तक जा सकता हूँ, 4 फ्लोर तक। इस तरीके से मेरा एफएआर जो है वो मेरा क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अब आप 4 फ्लोर से ज़्यादा दे दोगे, अगर आपने 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टोटल आप 750 स्क्वायर मीटर का टोटल बिल्टअप एरिया ले लोगे, जो कि आपकी और 750 डिवाइडेड बाय 300 करने से मेरा 2 से ज़्यादा एफएसआई आएगा, मतलब कि आपने बायलॉस को तोड़ा है, जो कि अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो एफएआर है वो प्लॉट एरिया और एफएआर दोनों मिलके हाइट ऑफ बिल्डिंग डिसाइड करते हैं। और उसमें मेन फैक्टर किसका रहता है, एक और मेरा जो सेटबैक है, सॉरी यहाँ पे सेटबैक जो मेरे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें अप्लाई करते हैं। एफएआर पे एक और वीडियो आगे बनाया जाएगा जिसमें आपको एफएआर का इंपॉर्टेंस थोड़ा और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। इस तरीके से हमारा ये जो यूनिट है बिल्डिंग बायलॉज खत्म होता है।
आपको रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी समझने के लिए इतना है। थैंक यू।